हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। नोटिफिकेशन नंबर 9/2025 सेंट्रल टैक्स, जो कि 11 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ है। इसमें बेसिकली जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट रूल्स 2024 थे, उसमें जो कुछ क्लॉजेस आए थे उनका इफेक्टिव डेट दिया है, यानी कि कब से वो एप्लीकेबल होंगे। हमारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो वो इफेक्टिव होंगे फ्रॉम 11 फरवरी 2025, एंड कौन से ऐसे हैं जो अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन भी आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। लेट्स मूव टूवर्ड्स द रूल्स। रूल 2, जो कि फर्स्ट है, जो 11 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल है। सो रूल 2 में क्या क्या है कि अगर जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी किया गया है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपका आधार पे जो नंबर है वो अपडेटेड नहीं है, या फिर आपको लिंक नहीं आ रहा है आधार का ऑथेंटिकेशन का, तो आप क्या कर सकते हैं। इन दैट केस आप नियरेस्ट जीएसटी सेवा केंद्र पे जा सकते हैं एंड वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना जो ये रिटर्न है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी भी जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, वेरिफिकेशन भी जो रजिस्ट्रेशन में होता है वो करते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन लिंक आएगा। वो लिंक पे आपको क्लिक करना है और अपना आधार से जुड़ा हुआ जो ओटीपी आता है वो जनरेट करके उसे भी डालना है, तभी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट मानी जाती है। अगर मान लीजिए आपने ये प्रोसेस किसी वजह से मिस कर दिया है या किसी वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो आप नियरेस्ट जीएसके में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के ये एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ये है रूल 2। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल रूल आया है, क्योंकि काफी लोगों को ये दिक्कत आती है कि आधार का लिंक ही नहीं होता है, या फिर लिंक किए हुए मोबाइल नंबर उनके पास नहीं रहता है, अपडेट करने के लिए डाला तो भी उसमें टाइम जा रहा है, या फिर डायरेक्टर्स जो है वो फॉरेन में कहीं है जिस वजह से उनके पास लिंक नहीं हो रहा है, टाइमिंग गैप्स हो रहे हैं, एक्स वाई जेड रीजन की वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अटक जाता है। अब इस रूल की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन अटकेगा नहीं। नेक्स्ट है रूल 24, जो 11 फेब से एप्लीकेबल है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जहां अनरजिस्टर्ड पर्सन जो स्पेसिफिकली हैंडीक्राफ्ट में डील कर रहे हैं, जब वो जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर स्टेट टू यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी टू दूसरे यूनियन टेरिटरी ट्रांसफर कर रहे हैं, तब उन्हें ई वे बिल जनरेट करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल कैसे जनरेट करेगा। तो इन दैट केस रूल 27 भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जहां उन्होंने एक न्यू फॉर्म निकाला है, फॉर्म नंबर ENR 03। ये जब आप ईवे बिल पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएगा जहां पर आपको ENR 03 में भरना है और अपनी सारी डिटेल्स वहां पर देनी है और वहां से ईवे बिल जनरेट करना है। सो हैंडीक्राफ्ट पीपल को जहां पर एग्जेम्पशन दिया है, एंड क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड आइटम्स में डील कर रहे हो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको ईवे बिल जरूर जनरेट करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे, EN 03 की मदद से, जो आपको नॉर्मल अपना जो ईवे बिल का वेबसाइट है, ईवे बिल 1 या 2 जो भी है उस पे जाकर आप जनरेट कर सकते हैं ईवे बिल, एंड फिर अपना हैंडीक्राफ्ट को यहाँ से वहां सप्लाई कीजिएगा। लास्ट है, लास्ट रूल नंबर 32। ये बेसिकली एक चेंज है जो बेसिकली फॉर्म में आया है, फॉर्म 3B में, जहां पर एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी का टैब उन्होंने दिखाया है। तो ये प्रोविजन उन्होंने ऑलरेडी पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये तो सिर्फ बेसिकली एक फॉर्म में चेंज किया है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आप जो भी फॉर्म भरेंगे तो एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ जो 3B है, जहाँ पहले 3B नेगेटिव लाइबिलिटी नहीं लेता था, अब वो एक्सेप्ट करने लग गया है और उसका एक अलग टैब आ गया है, जहां पर आप रिटर्न में ही भी उसे अलग से शो करके कर सकते हैं। सो ये वो रूल्स थे जो 11 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल है। नाउ वील गो टू द नेक्स्ट रूल, रूल 8, जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। सो यानी कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है। रूल 8 इज रिलेटेड टू ISD डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या होता था, जैसे कि अगर सपोज कोई रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता था जहां HO
को रिवर्स चार्ज पे पे करना है, बट जबकि वो जो रिवर्स चार्ज एक्टिविटी है उसका जो बेनिफिट है वो एक्चुअली एचओ एज वेल एज ब्रांचेस ने सबने लिया है। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट होता था, क्योंकि आईएसडी रिवर्स चार्ज पे नहीं कर सकता है। आईएसडी सिर्फ क्रेडिट लेके डिस्ट्रीब्यूट करता था, वो रिवर्स चार्ज पे नहीं कर सकता है। एचओ को रिवर्स चार्ज पे करना था, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक क्वेश्चन मार्क हो जाता था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। अब इस रूल के थ्रू एचओ एक इनवॉइस डेबिट नोट या डेबिट नोट रेज करेगा आईएसडी पे, वो आरसीएम का, एंड वो आरसीएम का क्रेडिट आईएसडी को ट्रांसफर करेगा और फिर आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो यहाँ पर जो पहले चैलेंज आता था आरसीएम का कि आरसीएम कैसे पे होगा, तो वहां पर वो सोल्यूशन भी हो गया कि एचओ को पे करना है, और एचओ को फिर उसे ट्रांसफर करना है आईएसडी को, जो वो फर्दर ट्रांसफर होगा बाकी एचओ एज वेल एज बाकी ब्रांचेस को। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वेलकम चेंज जो आया है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025। सेकेंडली उन्होंने रेलेवेंट पीरियड को भी बताया है, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो तो आपको कौन सा पीरियड देखना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब क्या बेस लोगे। जैसे सपोज आज के मंथ का, फेब्रवरी मंथ का क्रेडिट है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको देखना है कि पीछे कौन से ईयर में आपके पास जो एचओ और ब्रांचेस जिसके बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सब में टर्नओवर है। अगर सपोज लास्ट ईयर सारी ही आपकी रनिंग है और सब में ही टर्नओवर है, तो आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर लेना है। लेकिन मान लीजिए आपकी कोई ब्रांच नहीं आई है, या फिर कोई ब्रांच ऑपरेशनल नहीं थी, वो ये साल से ऑपरेशनल हो गई है, लेकिन इन दैट केस लास्ट क्वार्टर जब आपके पास सभी एचओ एज वेल एज ब्रांचेस के पास टर्नओवर है, आपको वो लास्ट क्वार्टर कंसिडर करना है फॉर एज अ बेस पीरियड। और उसके बेसिस पे, वो टर्नओवर के रेशियो के बेसिस पे आपको आईएसडी का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये भी रूल 8 में आया है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेलकम चेंज, क्योंकि अभी क्या होता था जब हम प्रीवियस ईयर लेते थे, तो जहां वो ब्रांचेस ऑपरेशनल नहीं थी या न्यू ब्रांच थी, इन दैट केस उनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर का नहीं होता था। तो इसके चलते वो आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन में वो ब्रांच को वो क्रेडिट मिलता ही नहीं था, जबकि एक्चुअली बेनिफिट तो वो ब्रांच ने भी लिया है। अब इस रूल के थ्रू अगर आपके पास उस प्रीवियस ईयर में वो ब्रांच में टर्नओवर नहीं है, देन इमिजिएटली पास्ट पीरियड जो भी आता है डिस्ट्रीब्यूशन से जस्ट पहले, जब सभी एचओ एज वेल एज वो सारी ब्रांचेस जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उनका जो भी टर्नओवर है, वो पीरियड को कंसिडर किया जाएगा और ना कि प्रीवियस ईयर को कंसिडर किया जाएगा। रूल 37 एंड क्लॉज 2 ऑफ रूल 38 इज बेसिकली चेंजेस जो कि जीएसटी 7 एंड जीएसटी 8 में आए हैं, जो कि टीडीएस एंड टीसीएस टैक्स पेयर्स के लिए है। वहां पर इनिशियली जब आपको रिटर्न अप फाइल करते हो तो आपको सिर्फ जीएसटीएन नंबर एंड अमाउंट डालना था। अब आपको इनवॉइस वाइज ब्रेकअप दिया गया है, उसको आपको इनवॉइस वाइज ब्रेकअप देना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज एक इन जीएसटीएन नंबर के सामने बस 10 एंट्रीज है, तो पहले आप सिर्फ जीएसटीएन नंबर एंड अमाउंट डालते थे, अब आपको 10 एंट्रीज को भी डालना पड़ेगा। सो दिस इज एन एक्टिविटी, एन एडिशनल एक्टिविटी जो मैं कहूंगी टीडीएस एंड टीसीएस टैक्स पेयर्स के लिए हो चुकी है। सो ये थे जो चेंजेस जो 11 फेब एंड 1 अप्रैल से आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब आपको ये वीडियोस को समझना है, एंड इसमें जो भी चेंजेस आप पे एप्लीकेबल है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है अपने बिजनेस में। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।